हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको अल्टरनेट डेज पर रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है और अभी तक आपको 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज ये 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके अब तक के सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन हिंदी के, इसके अलावा जीके जीएस कंप्यूटर और उत्तराखंड के क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। जिस पैटर्न पर आपका आगामी क्वेश्चन पेपर आईओ के द्वारा बनाया जाएगा, उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट बन जाता है आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। तो देखिए, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, यामा के रचयिता हैं। तो देखिए, यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वर्ष 1982 में यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। ये याद रखेंगे, कब मिला? वर्ष 1982 में। किस रचना के लिए? यामा रचना के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन सी जो है, इसमें सभी शब्द परस्पर क्या है? पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, यहाँ भ्रमवश ओस बिंदुओं को मोती समझ लिया जाने के कारण क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो देखिए, वर्तनी में क्या होता है? जिस प्रकार शब्द का उच्चारण होता है, उसी प्रकार उससे लिखा जाता है। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें शब्द कौन सा सही नहीं है? घनिष्ठ शब्द। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तनी की दृष्टि से घनिष्ठ कैसे लिखेंगे? कैसा शुद्ध शब्द कैसे होगा? घनिष्ठ, यानी कि ठौ लग जाएगा, टौ नहीं ठौ लग जाएगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखिए, इनमें मिश्र वाक्य बताना है दिए गए ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए, मिश्र वाक्य कहाँ पर होता है? यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब बताना है कि मिश्र वाक्य कहाँ पर होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मिश्र वाक्य से रिलेट करके आयोग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछें तो आप करेक्ट करके आएंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो। अब देखिए, यहाँ पे मुख्य वाक्य उपवाक्य कौन सा है आपका? प्रधाना
अध्यापक जी ने कहा। तो ये आपका है मुख्य उपवाक्य। और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, कल विद्यालय बंद रहेगा, ये है आपका आश्रित उपवाक्य। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं, जैसे कि हो गया आपका, जो हो गया, ऐसे ही आपका क्योंकि हो गया, जैसा हो गया, वैसा हो गया, जहाँ हो गया, वहाँ हो गया, जिधर उधर, यदि, तो, तथापि, ये सभी आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब देखें यहाँ पे कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय आपका जुड़ा हुआ है, की, यानी कि जो है ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय यहाँ पे है। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो और इनको जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय हो, तो वहाँ पे होता है आपका मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है आपका, की जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। तो देखिए इनमें से निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, स्वयं। स्वयं जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। और अदर जो ऑप्शंस हैं आपके, हम लोग, हम दोनों और तुम, ये क्या है, ये सभी हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आपको याद रखना है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम और स्वयं जो होगा ये आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। तो देखिए ये वाक्य कर्तृवाच्य वाक्य है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है। तो देखिए इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो दिए गए वाक्य में संप्रदान कारक है। जो आपका वाक्य दिया हुआ है इसमें है आपका कौन सा कारक, संप्रदान कारक है। यहाँ ईश्वर ने सुनने को, यहाँ पर ईश्वर ने सुनने को यानी कि के लिए, कौन सा विभक्ति चिन्ह है, के लिए, किसके लिए, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए वाक्य की दृष्टि से यहाँ पे सही कथन कौन सा नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद किए गए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये आपका करेक्ट है। और अगला देखेंगे, अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट, जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल सही है। और लास्ट में है आपका, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। ये आपका वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए करेक्ट वाक्य क्या हो जाएगा, कर्ता को उद्देश्य तथा क्रिया को विधेय माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, कर्ता को उद्देश्य माना जाता है और क्रिया को माना जाता है विधेय। तो इसको उल्टा करके आपको लिख के बताया है। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कर्ता को क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, जबकि क्रिया को कहेंगे विधेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखिए आपके सिलेबस में वैसे समास नहीं है, एक आध ही क्वेश्चन ऐड हुए हैं इसमें, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी, चक्रधर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। तो कर्दम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कीज होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं इसके अन्य पर्यायवाची शब्द। एक तो होता है आपका कीचड़, दूसरा होता है पंक और गारा। ये सभी कर्दम के पर्यायवाची हैं, ये याद रखें। अगला देखेंगे, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो देखिए व्याकरण जानने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो देखिए विज्ञापन जो शब्द है ये विदेशी मूल का नहीं है। बाकी कायल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कायल जो है ये किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। चाय, इसके अलावा चीनी,
चीनी भी, ध्यान दीजिएगा, चाय, चीनी तथा तंबाकू ये किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली विदेशी भाषा के। तो ये याद रखेंगे, पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं? चाय, चीनी और तंबाकू, जबकि कायल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो दिए गए ऑप्शन में बताना था कि विदेशी मूल का शब्द कौन सा नहीं है, ये हो जाएगा विज्ञापन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द की संधि गलत है? तो यहाँ पे गलत संधि वाला शब्द कौन सा है आपका? नव धन उड़ा नवौड़ा, ये आपकी संधि गलत हो जाएगी। देखिए नव धन उड़ा, इससे क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो यानी कि आपका ओ स्वर है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो ओ और बड़ा ऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। यहाँ पे क्या बन रहा है? औ बन रहा है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा? नवोढ़ा बनेगा, नवोढ़ा, या जो भी आप पढ़ते हैं तो वो बनेगा नवोढ़ा, ये बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ड़ा ही पढ़ा जाएगा क्योंकि नीचे अंक की मात्रा लगी है, तो नवौड़ा इस तरीके से होगा, नवौड़ा, औ की मात्रा नहीं लगेगी, यहाँ पे ओ की लगेगी, तो ये आपका गलत संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है, अब बरसात रुक गई है। इस ऑप्शन में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो बताइए इनमें से कंठ्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अ जो है ये कंठ्य वर्ण है। ऊ की बात करें तो ये कैसा वर्ण है? ये आपका ओष्ठ्य वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण है ऊ। छोटी ई और बड़ी ई ये आपके तालव्य हैं, तालव्य, यानी कि इनका उच्चारण तालु से किया जाता है, तो ये तालव्य हो गए। औ हो गया आपका कंठ, और जबकि ऊ हो गया ओष्ठ्य, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंठ ही बताना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संधि शब्द का सही विलोम शब्द है। संधि शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या? विग्रह, यानी कि विच्छेद। संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब अलग करना। तो ये आपके रहे 20 हिंदी की क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, और किस तरीके से हिंदी सॉल्व करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। और अलग से आपको हिंदी की क्लास चाहिए तो शाम 5 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जा रही है डेली, और एक एक पॉइंट आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया जाता है, ताकि आयोग आपसे उससे रिलेट करके भी कोई अदर क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट कर लें। तो हिंदी बहुत अच्छे से आपको दी जा रही है शाम 5 बजे वाली क्लास में, तो आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। काफ़ी सारी क्लासेस, लगभग 29-30 क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई हैं हिंदी की, तो देख लीजिए। स्टडी विद एम पर सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, और साथ ही साथ कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया गया था, तो जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लीजिए। अगला देखेंगे, अगला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड आपकी स्टार्ट हो चुकी है। उत्तराखंड के क्वेश्चन भी काफ़ी सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि 40 नंबर के इस बार आपके उत्तराखंड आएगी, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए कपिलेश्वर गुफा कहाँ पर स्थित है ये बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में स्थित है कपिलेश्वर गुफा, और यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। यहाँ पे इस गुफा के अंदर मंदिर है, और यह शोर घाटी, ध्यान दीजिएगा, यह किस घाटी? पिथौरागढ़ के शोर घाटी और हिमालय, शोर घाटी और हिमालय की चोटियों का एक सुंदर दृश्य प्रदान करती है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर है आपके कहाँ पर? ये भी आपका पिथौरागढ़ में ही स्थित है, और यह पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है अर्जुनेश्वर मंदिर, ये याद रखें। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर यानी कि सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है, और ये किस जनपद में? देहरादून जनपद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में हथालिका मेला आयोजित होता है। तो हथालिका मेला उत्तराखंड में कहाँ पर आयोजित किया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं हो जाएगा। हथाली मेला लगता है आपके पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में हथाली मेले का आयोजन किया जाता है और यह गंगोली हाट नामक गांव में आयोजित किया जाता है। पिथौरागढ़ के कहाँ पर? गंगोली हाट में, ये ध्यान रखेंगे, गंगोली हाट में इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पर हथालिका देवी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंदरपूंछ ग्लेशियर स्थित है। तो देखिए बंदरपूंछ ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये है आपके उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है बंदरपूंछ ग्लेशियर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? तो देखिए लैंसडाउन के समीप कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ये मंदिर हो जाएगा आपका तारकेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। लैंसडाउन उत्तराखंड के किस जिले में? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और यहाँ पर तारकेश्वर महादेव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, इसके अलावा सेंट मैरी चर्च, भैरवगढ़ी मंदिर आदि दर्शनीय स्थल अवस्थित हैं पौड़ी गढ़वाल में, ये ध्यान रखें। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड का राजकीय खेल है? तो उत्तराखंड का राजकीय खेल तो आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं है बता देती हूँ, फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है और उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2011 में फुटबॉल को राजकीय खेल का दर्जा प्रदान किया। तो कब इसको राजकीय खेल का दर्जा मिला, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो जो इसमें से सही सुमेलित है उसका चयन कर लेना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष बुरांस है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और हिमाचल का राजकीय वृक्ष देवदार है। तो उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस, उत्तर प्रदेश का है अशोक, हिमाचल का है क्या हो जाएगा? देवदार। सभी करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नजदीक से निकलती है? तो कौन सी नदी है जो कि बद्रीनाथ के नजदीक से निकलती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है और ये मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा चारों धामों में से एक धाम के रूप में स्थापित किया गया था। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो संतोपत शिखर के, वैसे तो आयुक्त जो होता है संतोपत ग्लेशियर ही कलेक्ट कर लेता है संतोपत, लेकिन मैं आपको बता दूं संतोपत शिखर के भी अलकापुरी बांक हिमनद से यह नदी निकलती है। और अगर आपसे अलकापुरी बांक हिमनद ऑप्शन में दिया है तो आप अलकापुरी बांक हिमनद ही करेक्ट कीजिएगा। अगर आपको संतोपत दिया है तो संतोपत आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में मंदिर दिए हुए हैं, सूची सेकेंड में आपको जिला दिए हुए हैं। कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है ये बताना है। केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये है रुद्रप्रयाग में, नैना देवी मंदिर है नैनीताल में, गोलू देवता चितई कहाँ है? अल्मोड़ा में है, मनसा देवी का है हरिद्वार में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों में क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की कब स्थापना की गई? वर्ष 1991 में इसकी स्थापना हुई। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई वर्ष 1936 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, कब की गई थी बताइए? 1989 में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की हुई थी 1983 में। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल उद्यान, उसके बाद आएगा आपका कौन सा? ये वाला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर आ जाएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फिर आएगा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुचुकुंद गुफा स्थित है। तो देखिए मुचुकुंद गुफा कहाँ पर? चमोली जनपद में स्थित है, ये याद रखेंगे। और चमोली जनपद के बद्रीनाथ धाम के
पास ये स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है आपका हरिद्वार, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचप्रयाग कौन कौन से है ये आपको पता रहना चाहिए। पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है आपका नंद प्रयाग, तीसरा है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग तीसरा है, चौथा है आपका रुद्रप्रयाग और पांचवा है आपका देव प्रयाग। तो पंच प्रयागों को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो देखिए चक्राता है आपके देहरादून में, माणा है चमोली में और ग्वालदम कहाँ पर स्थित है बताइए? ग्वालदम कहाँ है? ग्वालदम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। जबकि नजीबाबाद जो है ये आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है नजीबाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उत्तराखंड में नहीं उत्तर प्रदेश में है। अगला देखेंगे, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो देखिए गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली को दी गई है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इनका जन्म कब हुआ? 17वीं शताब्दी में पौड़ी गढ़वाल जिले में इनका जन्म हुआ और ये दुनिया की एकमात्र महिला योद्धा हैं जिन्हें 15 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़े थे। और इनमें प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? देखिए खैरागढ़ का जो युद्ध था, खैरागढ़ का युद्ध था ये इन्होंने ही लड़ा था। इसके अलावा उमतगढ़, उमतगढ़ का युद्ध भी इन्होंने ही लड़ाया था। तो ये भी याद रखेंगे कौन कौन से युद्ध। खैरागढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खैरागढ़ का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? कमेंट कीजिएगा। ये एक तरफ तो तीलू रौतेली ने लड़ा था, दूसरी तरफ किसने लड़ा था? कमेंट कीजिएगा। अगला देखेंगे, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1965, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस संस्थान में पर्वतारोहण पर्वतारोहण कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। और यहाँ एक हिमालय संग्रहालय भी है, हिमालयन संग्रहालय भी यहीं पर स्थित है। अगला देखेंगे, नैनीताल झील को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए नैनीताल जो झील है इसको त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद पुराण में से त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। किस पुराण में? ये भी याद रखेंगे, स्कंद ये पुराण है जिसमें नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। और इस झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा लगता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा जरूर नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखें, पुष्पावती नदी डैश में बहती है? तो पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो ये है फूलों की घाटी के आसपास बहती है आपकी पुष्पावती नदी, ये आपको याद रखना है। और चमोली जिले में फूलों की घाटी से होकर यह नदी जाती है और यह अपने प्रवाह में फूलों को बहाकर भी ले जाती है, इसी कारण इस नदी का नाम पुष्पावती रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झंगोरा और मड़वा हैं? तो देखिए झंगोरा और मड़वा क्या है? ये अनाज है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। झंगोरा और मड़वा उत्तराखंड में पाए जाने वाले अनाज की एक विशेष किस्म है, जिसमें झंगोरा यहाँ का स्थानीय फसल है जिसे व्रत का चावल भी कहा जाता है। झंगोरे को व्रत का चावल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? आधुनिक चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई है कहाँ पर? कौसानी में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कौसानी चाय बागान उत्तराखंड में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बागान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो देखिए गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम जो आक्रमण किया था ये किया था कब? वर्ष 1991 में किया था। ऑप्शन 1900 नहीं 1700, करेक्ट कर लीजिएगा, 1791, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1791 ईस्वी में किया, लेकिन वे पराजित हुए। और फरवरी 1803 ईस्वी में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और ये सफल हो गए। और इस युद्ध के दौरान गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए थे। तो 1803 ये वर्ष याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत का कुमाऊनी
पद्यों में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीलाधर जोशी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेघदूत के रचनाकार आपसे पूछा जाए कौन है, तो मेघदूत कालिदास द्वारा रचित काव्य है। कालिदास ने इसकी रचना की है। और मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद जो है ये लीलाधर जोशी ने किया है। ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? वर्ष 1983 में हुई। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और वर्ष 1983 से पहले इस क्षेत्र में 3 अभ्यारण्य राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला थे और वर्ष 1983 में इन तीनों को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया और महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? राजाजी रखा गया और वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। और देखिए ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला देखेंगे, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 2016 में। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी थी। ये भी आपको याद रखना है। और पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? कमेंट करके बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई? सरस्वती नदी के तट पर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए ऋग्वेद में वर्णित 7 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कौन कौन सी ये नदियां हैं? सिंधु है, सरस्वती है, सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है एवं कौन है? चिनाब है। तो 7 नदियों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में वर्णित 7 नदियों के आधार पर आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव कहा गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? पंचशील का नारा संबंधित है किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंचशील नारा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है और यह समझौता वर्ष 1954 ईस्वी में भारत एवं चीन के मध्य हुआ था। इसके अंतर्गत शांति के साथ रहने और मित्रतापूर्ण संबंधों की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो कौन सा राज्य है जहां पर वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ये है मध्य प्रदेश राज्य। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा स्थान किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ का तीसरा है उड़ीसा का। उड़ीसा महाराष्ट्र का स्थान चौथा और पांचवा है। महाराष्ट्र का पांचवा और उड़ीसा का चौथा। महाराष्ट्र, तो ये आपको याद रखना है। और भारत के राज्यों में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर? हरियाणा राज्य में पाया जाता है, ये भी याद रखें। अगला देखेंगे, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो है ये बायां निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न में से काजू का मुख्य उत्पादक है। तो देखिए काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत के सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है महाराष्ट्र, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका ओडिशा है तीसरा, चौथा राज्य है कौन सा? केरल राज्य। तो यहाँ पर 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक काजू उत्पादन किया जाता है।
तो देखिए ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी मेहनत से ये सेशन बन रहा है। तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, और आप सभी लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लास आप सभी लोगों के लिए चला दी गई है। तो करंट अफेयर आप सभी लोग देख लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो अल्टरनेट डेज पे आपको करंट अफेयर की भी क्लास मिलेगी, क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादा रीच दे नहीं रहे हैं। तो इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है अगर आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सपोर्ट इसीलिए बोलती हूँ, डेली आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। रीच बढ़ेगी तो आपकी क्लासेस खुद पे खुद आएंगी, क्योंकि जितनी डिमांड होगी तो उसी तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि देखिए मैं भी काफ़ी मेहनत से यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए क्लासेस लेके आ रही हूँ। तो आप सभी लोग की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग भी इसको शेयर कीजिए। तो करंट अफेयर की क्लास को ज़्यादा आपने अहमियत नहीं दी है मेरे हिसाब से। तो देख लीजिए, आप सभी लोगों को प्रॉपरली करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपको एक क्लास करंट अफेयर की दे दी गई है वैसे, तो देख लीजिए आप सभी लोगों को कैसी वो क्लास लगी। आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया जाता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता रहे वहाँ पे कि इसका आंसर ये होगा, आप वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस अभी तक प्रोवाइड करा दी गई हैं, और आगे ही ऐसे इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा आप सभी लोग। हिंदी की क्लास आप सभी को 5 बजे प्रोवाइड कराई गई है, नहीं देखी है तो देख लीजिए, काफ़ी यूनिक क्लास है। तो देखिए अगला देखेंगे उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो देखिए उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 मंत्री। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड 70 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीपल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है किस जिले को। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीतल एवं कलई का निर्माण किया जाता है, एवं बर्तनों पर नक्काशी का कार्य भी किया जाता है, इसलिए पीतल नगरी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा नगर है इसको ताम्र नगरी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पीतल नगरी किसको, मुरादाबाद को कहा जाता है, और आपका ताम्र नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को, ये याद रखेंगे, जो कि उत्तराखंड राज्य का जनपद है, आप सभी को पता होगा। अगला देखेंगे, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ बोतलें, शीशियाँ, कांच के बर्तन व गुलदस्ते आदि भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है। काठगोदाम बसा हुआ है आपके गौला नदी के तट पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौला नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। अगला देखेंगे, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। तो देखिए अयोध्या किसकी राजधानी थी ये बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशल की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौशल महाजनपद की ये राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इस शीर्षक का नाम बताना है। इस शीर्षक का नाम है अनब्रेकेबल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए, प्लेइंग टू विन ये किसके द्वारा लिखित शीर्षक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्लेइंग टू विन, इसके अलावा नो होल्डिंग बैक और इम्परफेक्ट, ये साइना नेहवाल और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी माइकल होल्डिंग, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं ये माइकल होल्डिंग, तथा संजय माजरेकर जो कि
पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, तो इनकी ये आत्मकथाएं हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सी किसकी आत्मकथा है पता रहना चाहिए आप सभी लोगों को। तो प्लेइंग टू विन जो हो जाएगी, ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी, ये साइना नेहवाल की, जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नो होल्डिंग बैक, नो होल्डिंग बैक जो हो जाएगा, ये माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है, जो वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं। और इम्परफेक्ट जो है, ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस नदी पर स्थित है पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इंद्रावती ये नदी है जिस पर आपका चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। और भारत के बड़े प्रपातों में से एक है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अगला देखेंगे, वेनेजुएला की राजधानी डैश है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, काराकास में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित देश है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थोरियम। अगला देखेंगे, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा 27वां राज्य है तथा हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में गठित हुआ। और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। ये पूछा जाता है अक्सर ये क्वेश्चन, उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड किस वर्ष किया गया। तो आपको 1 जनवरी 2007 ये तिथि याद रखनी है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर बताना है, ये है आपका नांदेड़ शहर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन बी नवसारी है, यहाँ पे नांदेड़ नहीं नवसारी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि महालेखाकार की कार्य अवधि कितनी होती है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कंप्ट्रोलर और एडिटर जनरल यानी कि महालेखाकार की कार्य की अवधि बतानी है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है। ये संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा की जाती है। CSO राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि यानी कि तीनों विधियों का प्रयोग करता है। और इसका कार्य मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो देखिए, ये वर्ष कौन सा था, ये वर्ष था वर्ष 1526। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग किया था। तो तुलगुमा पद्धति का भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया पूछा जा सकता है, किस युद्ध के बाद किया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है किस देश का, बांग्लादेश का राष्ट्रगान। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान तो लिखा ही, इन्होंने साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, आमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में वर्ष 1906 ईस्वी में लिखा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था, कहाँ पर कराया था ये बताना है। तो कश्मीर में कराया था शालीमार बाग का निर्माण। किसने, मुगल सम्राट जहांगीर ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया था। और यह मुगल बाग का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन आपका वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को हुई और असहयोग आंदोलन आंदोलन पर विचार हेतु सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया गया। और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे कब किस कांड के बाद या किस के बाद वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे उत्तराखंड की राज्य तितली है। उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन पिकॉक जो है ये राज्य तितली है और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए आपसे तो याद रखेंगे पैपिलियो बाइनर। पैपिलियो बाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला देखेंगे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी होता है और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 76 में उपबंध बनाया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है ये, और संसद की बैठक में भी भाग ले सकता है, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन बनाए गए हैं ये कमेंट कीजिए आप सभी लोग। आप करंट अफेयर की कैसी तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इस संगठन की स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग डैश भाग भूमि है? तो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने भाग भूमि है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30%। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है और 70% भाग क्या है? पानी यानी जल है। अगला देखेंगे पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को डैश कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जो होती है इसको कहा जाता है भूपर्पटी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इस भूपर्पटी में सिलिका एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है और इसे सियाल भी कहा जाता है। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। अगला देखेंगे उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है? तो वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे पथमापी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए अगला देखिए दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रक को कहा जाता है क्या? पास्कल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा घनाई आदि जानी जाती हैं। तो क्यों जानी जाती हैं? ये दोनों जानी जाती हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे डैश गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग यानी अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर क्या करती है? उत्सर्जित करती है। अगला देखेंगे ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पा रहा है, तो आपको कल से क्लियर पीडीएफ दी जाएगी ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो थोड़ा सा आज क्लियर नहीं बन पाई है पीडीएफ। तो अगला देखेंगे ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ का आविष्कार डॉक्टर
करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाप हत सेन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रुक्मणी देवी अरुणडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर हैं? तो कोरियोग्राफर थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम की प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई आदि भी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं थी। ये भी आपको याद रखेंगे। अगला देखेंगे, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो देखिए, भूटान अपनी सीमा को मेघालय राज्य से साझा नहीं करता है। भूटान की सीमाएं 4 भारतीय राज्यों से लगती हैं और ये 4 भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा सिक्किम भी है और असम राज्य है, असम है और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी है। तो 4 राज्यों से, भारतीय राज्यों से भूटान अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन मेघालय से नहीं करता है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार बताना है किसने किया था? तो डगलस एंजेल बर्ट ने किया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह खोज उन्होंने वर्ष 1960 के दौरान बिल इंग्लिश की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? तो देखिए, ब्रिक्स समूह देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है ये बताना है। यहाँ पे ब्राजील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्था का एक ऐसा समूह है जिसमें 5 देश शामिल हैं और ये 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन तथा साउथ अफ्रीका। और इन्हीं देशों के नामों से, प्रथमाक्षरों से, इनके नामों के प्रथम अक्षरों से ही इसको लिखा जाता है ब्रिक्स। बी मतलब हो गया आपका ब्राजील, फिर आपका आर मतलब हो गया रूस, आई मतलब हो गया आपका इंडिया, फिर सी मतलब हो गया आपका चाइना और एस हो गया आपका साउथ अफ्रीका। तो इन्हीं नामों से इनके फ्रंट लेटर से ही इसको लिखा जाता है ब्रिक्स। अगला देखेंगे, बेराइट्स तथा इडालूसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बेराइट्स और इडालूसाइट ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये जिला है आपका सोनभद्र जिला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से मात्र 12 जिले ही खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न है, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्रपुर, बांदा, ललितपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए, बाघों के संरक्षण से संबंधित स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये स्थल है अमनगढ़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है और यह टाइगर रिजर्व है। इसे वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में है। जिम कॉर्बेट आपके नैनीताल में है और पन्ना जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे नाना साहेब। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उनके सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे इनके सहयोगी थे नाना साहेब के और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही विद्रोह की योजना बनाई थी, जिसके लिए कमल एवं रोटी के रूप में गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे। और कानपुर के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। कुंवर जगदीश सिंह बिहार के प्रमुख नेता थे और वाजिद अली शाह अवध के अंतिम क्या थे? नवाब थे। ये ध्यान रखेंगे, कुंवर जगदीश सिंह जो थे ये बिहार के प्रमुख नेता थे, जबकि वाजिद अली शाह ये अवध के अंतिम नवाब थे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है और इन्होंने अपनी इस पुस्तक में धन के अपवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1904 ईस्वी में
किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। वर्ष 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन यानी गठन किया था, और यह समिति लोगों को प्रशिक्षण भी देती थी, और यह संस्था क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाने हेतु भी दृढ़ संकल्प थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? तो देखिए 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, क्या अलग किए गए हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, ये ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप अलग किए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग किए गए हैं। लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने 9 डिग्री चैनल है। जबकि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव की बात करें तो मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ये दर्रा है आपका कौन सा? शिवकिला दर्रा। लिपुलेख, नीति, मुलिंगला ये सभी उत्तराखंड में है, लेकिन शिवकिला नहीं है। शिवकिला उत्तराखंड में स्थित दर्रा नहीं है। ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रा है। और देखिए यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला ये दर्रा है। कौन सा दर्रा? शिवकिला दर्रा। जबकि लिपुलेख, नीति, मुलंगला ये सभी उत्तराखंड में ही स्थित दर्रे हैं। अगला देखेंगे अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इस ऑप्शन के हिसाब से श्रीलंका हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 65,610 वर्ग किलोमीटर है। जंजीबार की बात करें, जंजीबार के क्षेत्रफल 1,666 वर्ग किलोमीटर है। बैसो बोर्नियो जो है इसका कितना है क्षेत्रफल? बताइए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए बोर्नियो का जो इसका पूरा नाम है वैसो बोर्नियो, तो इसका क्षेत्रफल है 75,000 7,51,000 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है वैसो बोर्नियो का। और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ये ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? वैसो बोर्नियो। और हिंद महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप है, तथा मेडागास्कर जो है ये हिंद महासागर का कौन सा द्वीप हो जाएगा? बताइए। तो वैसे देखिए बोर्नियो जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा बोर्नियो, और मेडागास्कर दूसरा बड़ा द्वीप है। ये आपको याद रखना है, मेडागास्कर जो है ये दूसरा बड़ा द्वीप है। और लेकिन दिए गए ऑप्शन में आपका श्रीलंका हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दूसरा बताना है इनमें से, तो आपका यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? श्रीलंका। और बोर्नियो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये याद रखेंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन से नहीं है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। जो देखिए द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम है ये आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये एक राज्य स्तरीय पार्टी है और यह तमिलनाडु में सक्रिय है। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की डैश बड़ी शक्ति बन गया है? तो किस नंबर की बड़ी शक्ति? चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया
की चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह कारनामा 27 मार्च 2019 को भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। और लो अर्थ ऑर्बिट की कक्षा 2000 किलोमीटर तक होती है और इसी कक्षा में भारत के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट को नष्ट किया। अगला देखेंगे, डैश मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। तो देखिए कौन से फसल के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी। सर्दी के मौसम के दौरान रबी के फसल की खेती की जाती है। रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों आदि, ये सभी रबी की फसलें हैं और इनकी बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है ये अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है और दोनों के बीच औसत दूरी 149.60 मिलियन किलोमीटर है और इसकी परिक्रमा में पृथ्वी को पूरा 1 वर्ष लग जाता है और इस परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने आरंभ की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, निरंतर 300 वर्षों के महीने का 31वां दिन कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एक वर्ष में महीने का 31वां दिन आता है। एक वर्ष में महीने का 31वां दिन आता है, कितने बार, 7 बार आता है। तब 300 वर्ष में महीने का 31वां दिन कितना आ जाएगा, 300 गुणा 7 कर देंगे तो आता है कितना, 2100, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते के अनुसरण का प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि आपका सी डी और ई यहाँ पे लिखा हुआ है, सी डी ई। तो देखिए सी, अगर हम अल्फ़ाबेट की नंबरिंग करते हैं तो सी आते हैं आपके ए बी सी 1 2 3। तो सी जो आता है ये तीसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। ऐसे ही डी कितने नंबर पे, 4th नंबर पे आता है और ई आता है आपके 5th नंबर पे, यानी कि 5वें नंबर पर। अब देखिए यहाँ पे दूसरी साइड आपका डब्ल्यू, वी और यू दिया हुआ है। तो डब्ल्यू की नंबरिंग करें तो 23वें नंबर पे आता है आपके डब्ल्यू और वी आता है 22वें नंबर पर, जबकि यू आता है 21वें नंबर पे। और कुल कितने लेटर होते हैं आपके, 26 लेटर आपके होते हैं। तो हम सी में कितना जोड़े कि 26 आपका आ जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 23। सी में हम 23 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में, सी यानी 3 नंबर पे है, 3 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 26 आ रहा है। ऐसे ही हम डी में 27 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी यानी 4 में हम 27 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 20, कितना आ जाएगा 27 नहीं, यहाँ पे 22 है। तो बी जो आता है ये 22 नंबर पे, तो 24 में 22 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ऐसे ही ई में हम यानी कि 5 में कितना ऐड करेंगे, 5 में हम 21 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 26। तो जैसे ही आपको ये सॉल्व मैंने बताया ऐसे ही आपको ये वाला सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपका जी, एच और आई दिया हुआ है। तो जी आपके किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो जी आता है 7 नंबर पे, एच आता है आपके 8 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना ऐड करेंगे, जी में कितना ऐड करेंगे कि आपका आ जाए 26। तो 7 में आप कितना ऐड करेंगे कि 26 आ जाए। तो देख लीजिए 7 में अगर हम 19 ऐड करते हैं तो 26 आता है। तो 19 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है, आपका एस आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस। ऐसे ही जी, यहाँ पे एच देख लीजिए, जी वाला तो हो गया। एच यहाँ पे है आपका, एच में 8 नंबर पे आ रहा है। तो 8 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 26 आ जाएगा। तो 8 में हम 18 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 26। ये आपको याद रखना है। और 18 नंबर पे आपका क्या आता है, 19 नंबर पे तो एस आता है, 18 नंबर पे आपका आता है आर। तो यहाँ पे आपका आर हो जाएगा। ऐसे ही आई आपके यहाँ पे 9वें नंबर पे आता है। तो 9 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 26 आ जाए।
तो 9 में यहाँ पे ऐड करेंगे आप 17, जिससे आपका कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ पे आप 17 नंबर पे देख सकते हैं आपका क्या आ जाएगा, क्यू जो आ जाएगा ये 17 नंबर पे आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस क्यू और सॉरी एस आर और क्यू। तो आपका एस आर और क्यू दिया है ऑप्शन ए में, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा आपका एस आर क्यू, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। अगला